हाय दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट सुरजीत कुमार मलिक है और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने डोम जाति का इतिहास रख रहा हूँ। पिछले मेरे वीडियो में आप लोगों ने सुना कि मैं बहुत सारे डोम राजाओं के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसमें से एक महत्वपूर्ण राजा जो बहुत पुराने तो नहीं हैं, लेकिन उनके इतिहास को अगर टटोला जाए तो संभवतः भारत के हर एक कोने के हमारे डोम राजाओं के इतिहास के साथ जुड़ जाएगा वो इतिहास। चलिए आप लोगों को बताता हूँ उस राजा के बारे में। हमारे छत्तीसगढ़ के जसपुर रियासत के एक राजा हुआ करते थे, जो बड़े ही प्रतापी राजा हुआ करते थे। और उस जसपुर में आज भी उन राजा के वंशज जो भी वहाँ पे राज करते थे, हारने के बाद उन लोगों को वहीं पे रखा गया और वो आज अपने ही राज्य में नगाड़ा बजाने के लिए मजबूर हैं। कारण बहुत सारी हैं, चलिए आप लोगों को एक एक कर बताता हूँ। कुछ ऐसी बातें जो शायद आप सुने भी हो या ना जानते हो, शायद मेरे माध्यम से आपको जानने के बाद कुछ और पता चले। जसपुर नगर पे हमारा डोम जाति का शासन 15वीं शताब्दी की एक कहानी है, लेकिन जसपुर के रियासत में डोम राजवंश के अनेक प्रजापालक एवं प्रतापी राजा लोकप्रिय रहे, जो आज के कथाओं और जनश्रुतियों में जीवित हैं। राजा का महल देवटोंगरी है। यह अम्यारण क्षेत्र में है। जसपुर को कभी जगदीशपुर जसपुर कहा गया, लेकिन दस्तावेजों में जसपुर कहा जाता है। दोस्तों, इसका बार बार नाम बदलने का मुख्य कारण है ताकि इतिहासकार जो हमारे लोग हैं वो कभी भी इनके इतिहास को सही तरीके से खोजकर एक जगह पिरो ना पाए। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे राजा बहुत ही प्रतापी थे, उनके लोक कथाओं में वो जीवित रह गए और आज जसपुर को दशहरा महोत्सव के माध्यम से ये पता चलता है कि आज भी डोम ही वहाँ के राजा हुआ करते थे और हैं। बहुत बड़ी जनसंख्या जसपुर में रहती है, लेकिन डोम वंश के अंतिम शासक राजा राजभान थे और उनको कहीं कहीं पे राजबन भी कहा जाता है, कहीं कहीं पे राजभर भी कहा जाता है। लेकिन हम उन नामों को न पकड़ते हुए राजभान या राजबन को ही अगर लेते हैं तो हमें ये पता चलता है कि एक सुजान राय एक राजा थे, जिन्होंने हमारे राजा को हराया। कहने में तो अजीब सा लगता है, लेकिन हमारे ही राज्य के रहने वाले खोड़िया जमींदार और ग्राम इराई कुरोंग के छेरू राय की सहायता से सुजान राय ने हमारे राजा राजभान को हराया था। दोस्तों, आप ये जानते हैं कि हर वर्ष दशहरे के मौके पे जसपुर में एक मेला लगता है, जिसमें हमारे डोम जाति के राजा के वंशजों को वहाँ पे जाकर नगाड़ा बजाना पड़ता है। लेकिन उनका जीवन यापन इतने ही तक सीमित रह गया है। वो वहाँ से निकलकर कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ कर भी रहे हैं और साथ में अपने इतिहास को भी संजो रहे हैं। आपको ये भी बताता चलूँ कि जिस जगह सुजान राय और राजभान हमारे राजा जी का युद्ध हुआ, वह जगह आज भी है। जिस जगह युद्ध हुआ उसका नाम युद्ध रण के कारण रणपुर पड़ा है और ये रणपुर जगह आज भी उपस्थित है, जिसमें हमारा इतिहास दफन है। हमारे बहुत सारे लोगों का खून रक्त वहाँ पे है।
डोम राजा के संदर्भ में यह बात कही जाती थी कि उन्हें दिव्य शक्तियाँ प्राप्त थी कि वे जो भी कह देते या लिख देते वो सत्य हो जाता है। तो क्या ये संभव है कि इतने देवताओं के प्रिय, भगवान के प्रिय राजा कभी कुछ गलती कर सके? लेकिन लेखक कुछ ये कहते हैं कि ये विलासितापूर्ण थे। लगता तो नहीं है ऐसा। जिनके पास दैविक शक्तियाँ हों वो विलासितापूर्ण व्यक्ति हो और देवता उन विलासी व्यक्तियों को अपना देवत्व, ज्ञान और शक्ति प्रदान करे, ऐसा संभव तो है नहीं। लेकिन लेखक ने कहीं भी ये स्वीकार नहीं किया कि उनके पास दैवीय शक्तियाँ नहीं थी, ऐसा लेखक ने कहीं भी स्वीकार नहीं किया। सुजान राय के वंश में विजय भूषण सिंह देव रियासत के अंतिम राजा थे। राजतंत्र आज नहीं रहा, लेकिन आज भी रणविजय सिंह देव को परंपरा अनुसार जिलेवासी राजा कहकर संबोधन करते हैं। आज ये अपने नाम के सामने युदेव लिखने लगे हैं। इन नामों के कारण बहुत सारी उलझनें पैदा होती हैं जो इतिहासकारों को समझ में नहीं आ पाती और इतिहासकार इन चीज़ों को संपूर्ण ढंग से समझाने में असमर्थ महसूस करते हैं। लेकिन डोम जाति के लोग जो इस क्षेत्र में रहते हैं वो ये मानते हैं कि यहाँ के जसपुर के डोम राजाओं का और उनके वंशजों का संबंध बनारस से, काशी के डोम राजा से ज़रूर रहा है। जो पहले जसपुर के राजा हुआ करते थे वे आज नगाड़ा बजा रहे हैं और उसी से उनका आजीविका भी चलता है। नारायणपुर चटकवाइन क्षेत्र को डोम राजाओं की राजधानी कहा जाता था और उसी राजधानी के रूप में जाना भी जाता है। ग्राम सरब कोबो और ग्राम रानी कोबो में बंदी के तौर पर, गुलाम के तौर पर उन लोगों को वहाँ पे बंदी बनाकर रखा गया है। नाम ध्यान से सुनिएगा। ग्राम सरब कोबो और ग्राम रानी कोबो में जितने भी हमारे डोम राजा युद्ध हार गए उन लोगों को बंदी बनाकर रखा गया और इससे ये पता चलता है कि जो हमारे राजा युद्ध हार गए उन लोगों को, जो नए राजा बने उन लोगों ने दबाव में बहुत सारे ऐसे कर्म करवाए जिससे इस जाति का नाम और इस जाति को घृणा की नज़र से समाज देखने लगा। अगर एक राजा जाति पहले से ही अगर ये कर्म कर रही हो तो उसका राजा बनना संभव नहीं है। लेकिन किसी राजा को उसके प्रजा के सामने घृणित कार्य करने के लिए मजबूर किया जाए तो सोचिए उस राजा के दिल पे क्या बीतती होगी, वो क्या सोचता होगा। क्या उसके मन में अपने ही प्रति घृणा उत्पन्न नहीं होती होगी? इसी घृणा को उत्पन्न करने के लिए और अपने ही जनता के बीच में उनके मान सम्मान को हानि पहुंचाने के लिए बहुत सारे कृत्य करवाए गए। आज भी जो सुजान राय के वंशज हैं वहाँ पे राजनीतिक पद बड़े बड़े पदों में हैं और वहाँ पे वो चाहते या उनकी पूर्वजों की मंशा होती तो वहाँ पे डोम जाति का उत्थान हो चुका होता। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो वहाँ पे कार्य कर रहे हैं, उन्हीं के बीच के लोग हैं जो कार्य कर रहे हैं ताकि हमारा उत्थान हो सके, इस जाति का उत्थान हो सके। और ये भी सोचने वाली बात है कि वर्तमान में अभी 27वीं पीढ़ी यहाँ दशहरा महोत्सव में नगाड़ा बजा रही है। 27 पीढ़ियाँ संभव है? एक 27 पीढ़ी
एक लांछन को, एक तकलीफ़ को, एक दबाव को सारा जीवन झेलता रहे। 27 पीढ़ी, एक राजा वंश, जिसको एक राजा कहा जाता था, जिसके चलने से लोगों की आशाएं पूर्ण होती थी कि राजा साहब आए हैं, आज हमको भोजन मिल जाएगा, हमारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। लेकिन उस राजा को दर दर की ठोकरें खाने के लिए, जंगलों में बांस काटने के लिए, बांस का काम करने के लिए, सूअर पालने के लिए और शमशान में मुर्दा जलाने के लिए, मरे हुए वस्तुओं को भोजन के रूप में खाने के लिए और भी कई प्रकार की प्रताड़नाएं देने जाने लगी। अब 27 पीढ़ी से अगर किसी वर्ग को, किसी समाज को अगर इस प्रकार दबाया जाए, कुचला जाए, तो वो समाज क्या करे। ये तो बस एक छोटा सा शुरुआत है और इसके विस्तारित रूप की जानकारी आगे मैं आपको दूंगा। आशा करता हूँ कि मेरे वीडियो से जो भी कमियां हैं या जो भी मैं कुछ अगर आपको गलत लगे तो उसके बारे में कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब देने के लिए प्रस्तुत हूँ। हो सकता है मुझसे कुछ गलतियाँ हों, लेकिन शुरुआत तो किसी को करनी ही पड़ेगी। सभी अगर ये सोचेंगे कि मुझसे गलतियाँ होंगी, मैं शुरुआत नहीं करूँगा, तो फिर शुरुआत करेगा कौन। मैं एक वकील होने के नाते ये अपना दायित्व तो समझता हूँ कि कम से कम इस डोम जाति में जो मान सम्मान, जो मिलना चाहिए अधिकार, उन चीज़ों को इन्हें मिले। अब जानते हैं कि एक शेड्यूल कास्ट को कितने भी प्रकार के बेनिफिट्स मिलते हैं, कितने प्रकार के उसके लिए डिपार्टमेंट खुले हुए हैं, कितने ही प्रकार के उनके लिए ऑफिसर्स को नियुक्त किया गया है। सरकार कितनी सैलरी खर्च करती है उन लोगों को शेड्यूल कास्ट बेनिफिट दिलाने के लिए। लेकिन क्या शेड्यूल कास्ट को वो बेनिफिट मिलता है? क्या डोम जाति को वो बेनिफिट मिलती है? न कि शेड्यूल कास्ट में कुछ जातियां उन बेनिफिट को लूट कर ले जाती हैं, न कि कुछ जातियां शेड्यूल कास्ट में प्रवेश कर गलत शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट बना के बड़े बड़े पदों को ग्रहण करके इसी शेड्यूल कास्ट जातियों का शोषण कर रही हैं। क्या है सत्य? सत्य कोई भी आपको बताना नहीं चाहता, न कि दिखाना चाहता है। सत्य बड़ा ही भयंकर है। मैं न सरकार को दोष देता हूँ, मैं न जनता को दोष देता हूँ, मैं उन लेखकों को दोष देता हूँ जिन लेखकों ने भारत में डोम जाति के इतिहास को दबा दिया। साफ तौर पे बहुत सारी किताबों में, कलकत्ता नेशनल लाइब्रेरी की किताबों में लिखा हुआ है कि 15वीं शताब्दी में डोम राजा बहुत सारे हुए और ये गोंडवाना से संबंध रखते हैं। तो क्या कारण है कि इन राजाओं का इतिहास नहीं लिखा गया? और लिखा गया तो उन राजाओं का इतिहास लिखा गया कि जो राजा उनके समर्थक या उनके विचारक या उनके विचारधारा पे चलने वाले व्यक्ति थे, उनका लिखा गया। संभवतः एक राजा के पास लिखने की तो कला होगी ही। उसी कारण से डोम राजा का जो किला है उसमें बहुत सारे शिलालेख हैं, बहुत सारे तथ्य हैं जिसको जानबूझकर हाथियों के जरिए से कुचल दिया गया। हाथियों से कुचलवा देने के कारण वहाँ के सारे शिलालेख नष्ट हो गए, वो एक खंडहरनुमा बन गया। पुरातात्विक लोग इन चीज़ों पे ध्यान दे, मेरा अनुरोध है। भारत सरकार इस चीज़ पर ध्यान दे और डोम जाति का इतिहास, बिखरा हुआ इतिहास एक मोती की माला के तरह पिरोकर हमारे ज्ञानी मनी सामाजिक व्यक्ति जो हमारे भारत को एक सहेजना चाहते हैं, उन लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग सामने आइए और इस चीज़ पर अपना विचार रखिए। नहीं तो डोम जाति का इतिहास नष्ट हो जाएगा बहुत ही जल्द। बहुत सारी ऐसी किताबें हैं नेशनल लाइब्रेरी में कलकत्ता में जिनको आपको पढ़ना चाहिए। हो सकती है दूसरी नेशनल लाइब्रेरियों में भी हों, लेकिन पढ़ने का समय आज के युवाओं में है नहीं। आज के युवाओं को जाति बैठक, जाति समाज के विचार,
जाति समाज के सोच से दूरी बनाया जा रहा है। ये दूरी बना कौन रहा है, इसको भी समझना ज़रूरी है। मैं अपने 13 साल की उम्र से ही समाज के कार्य में जुट गया। मेरे पिताजी मुझे उंगली पकड़ाकर, मेरे गुरु मुन्नालाल आज़ाद जो कि हाथरस के रहने वाले थे, बांगुर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजी पीजी के बगल में ही है, वहाँ काम करते हैं, उनके पास ले गए और मैं उनके द्वारा ही काम सीखा। और आज इतना बड़ा हो गया हूँ, लगभग 22-23 साल काम करते करते हो गए मेरे। 1-2 साल कम होंगे चाहे ज़्यादा, मैं उस गिनती में नहीं जाता हूँ, शायद कम भी हो ज़्यादा भी हो। लेकिन मैं यही बताना चाहता हूँ कि डोम जाति का इतिहास यहाँ ख़त्म नहीं होता। मैंने तो अभी शुरुआत की है। अभी आप लोगों को बहुत जानकारी दूंगा, इतनी जानकारी कि आप सोच नहीं सकते। 90 दिन भी अगर 3-3 घंटे मेरे वीडियो को सुनोगे ना तो भी ख़त्म नहीं कर पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद व्यूअर्स का, और शुक्रिया आप लोगों के प्यार के लिए। और रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे नए नए वीडियो, नई नई सूचनाएं मैं जो डालने वाला हूं आप सबके पास पहुंचे और आप जागरूक होकर अपने समाज के लिए अग्रसर हों। धन्यवाद दोस्तों।